हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये आप उन लोगों के लिए काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फटाफट जो लोग आ रहे हों, ठीक है, इस वीडियो सेशन में प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। एक्चुअली इससे पहले का जो हमारा लिंक था वो थोड़ा सा कुछ इशू था, उसमें वो सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो उसे हटाकर मुझे दूसरा लाइव क्लास करना पड़ा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, पहले से आप लोग पता होगा। तो जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, वो इस फॉर्म को भरेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत बेसब्री से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। जो प्रीवियस 2022 में जो हुआ था इसका पेपर, ठीक है, उसमें इन लोगों ने क्या हुआ, पेपर दिया था, तो वो स्टूडेंट वेट कर रहे थे इनका। और बाकी जो न्यू स्टूडेंट है हमारे, ठीक है, वो भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगा इसका, एज का क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, फीस की कितनी है, प्रीवियस कट ऑफ कितनी गई थी। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है, एक आइडिया आपको मिलेगा कि कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे और किस हिसाब से इसका जो है हमारा और क्या इसका फोकस होगा, क्या क्या चीज़ें हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। जब जो कि सिलेबस जब हमें पहले पता चल जाएगा तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। तो सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। मोहित जी गुड इवनिंग, श्रीकांत जी बिल्कुल आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेने दीजिए कुछ लोगों को, क्योंकि पहले वाला लिंक जो है वो एक्सपायर हो गया है, उसमें कुछ इशू था। ये सेकंड लिंक है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक दो जो न्यूज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट आईबीपीएस एसओ का मेंस दिए हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है, ठीक है, आईबीपीएस एसओ लॉ का जो मेंस का रिजल्ट है ना, वो आपको नेक्स्ट वीक, ठीक है, देखने को मिलेगा। यानी नेक्स्ट वीक में आपका आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का मेंस का वो रिजल्ट आ रहा है। यानी उसमें जो बच्चे होंगे वो किस लिए क्वालिफाई होंगे, वो क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू होंगे वो। ठीक, तो नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट ने अच्छा किया है, ठीक है, मेंस में, जिनका भी मेंस अच्छा हुआ है, अब अच्छा कैसे कह सकते हैं, जिनके भी 40 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो तो प्रिपेयर बिल्कुल करें अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक, वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर बिल्कुल करें, अच्छे से करें। तो नेक्स्ट वीक आपका इंटरव्यू जो है शॉर्ट लिस्टेड का जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होप ये है कि आप लोग अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनकी भी आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो उनमें से एक एग्ज़ाम आपको कोल इंडिया लिमिटेड का मिल जाएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आईबीपीएस आरआरबी का है, ठीक है, और आर जो आईबीपीएस एसओ का जो नेक्स्ट ईयर का है, 2025 का है, उसका जो कैलेंडर है, ठीक है, आईबीपीएस का कैलेंडर भी 15 जन तक आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आपको कम से कम ये देखने को मिलेगा कि जो डेट है आपकी, जो आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 की, ठीक है,
उसकी एग्जैक्ट एग्जामिनेशन डेट कब होगी, सितंबर मंथ में होती है। तो ये फर्स्ट वीक में होगी, सेकंड वीक में होगी, थर्ड वीक में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और जो आईबीपीएस एसओ जो भी आप लोगों ने दिया है मेंस का एग्ज़ाम, इसका जो है नेक्स्ट अक्टूबर में या नवंबर में, ठीक है, कब इसका जो है एग्ज़ाम डेट देखने को आपको मिलेगा। तो ये कैलेंडर जो है 15 जनवरी तक आ जाएगा, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि कब ये जो है रिजल्ट आरआरबी का कब नोटिफिकेशन लगभग कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब होगी, और जो आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का है वो इनका जो है एग्ज़ाम डेट पीटी का कब होगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैकेंसी में ये चीज़ देखेंगे, ठीक है, जो ये कोल इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी है, ठीक, बाकी आपके जो भी प्रश्न हो आईबीपीएस एसओ से रिलेटेड, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं। या जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम जो बैंकिंग और पीएसयू से कर रहे हैं, वो भी इस बारे में यहाँ पर जानकारी मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लाइव आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की। इसकी वैकेंसी पिछली जब आई थी 2022 में आई थी, ठीक है, ये भी ध्यान लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने दिया था, सिलेक्शन भी काफ़ी बच्चों का हुआ था। तो ये जो कोल इंडिया लिमिटेड होती है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल की होती है, काफ़ी अच्छी जॉब है। ठीक है, अच्छी जॉब है, इसे आप अगर मिलता है तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अभी कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। हम क्या क्या देखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, फ़ी कितनी होगी और प्रीवियस कट ऑफ कितने होंगे। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ ये विजुअल नहीं है। ठीक है, आई होप सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आईबीपीएस एसओ के लिए काफ़ी बच्चों की ये क्यूरियोसिटी है, क्वेरी है कि जानने के इच्छुक हैं कि कितना नंबर मेरे पास एसओ मेंस में आ जाए, ठीक है, कि हम इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएं। ठीक है, तो जिनके भी 40 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, जिनके भी 40 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, वो शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू हैं, ये जान लीजिए, शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू 100% हैं। तो मोहित जी 40 नंबर अगर हैं, ठीक है, वैसे मेरिट तो इससे भी थोड़ा कम रह सकती है, 2-3 नंबर, लेकिन जिनको जिनको कॉल होगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू का, ठीक है, वो 40 नंबर और एबव जिनके भी हैं उनके लिए ये कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पिछली बार काफ़ी जो बच्चों का इनमें से नहीं हो पाया था, ठीक है, जिन बच्चों का इसमें नहीं हो पाया था, तो वो इस वैकेंसी को दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये है, और जो अभी न्यू बच्चे हैं, ठीक है, न्यू लॉ स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले से अगर आपको पता रहेगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, हम एलिजिबल हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता रहेंगी तो आप इसकी प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो जो इम्पोर्टेंट है हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू जो 2022 में वैकेंसी थी, उस अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। कुछ चेंज होने वाला नहीं है, लगभग 99.9% चीज़ें यही रहने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि हाँ नया आएगा कुछ चेंज होगा कुछ चेंज नहीं होगा। देखिए, अलग अलग कट ऑफ जो है देना बहुत मुश्किल है। हमने ये यूआर की कट ऑफ बताई है, तो 2, 3, 4 नंबर 5 नंबर आप जो है नीचे कर ऊपर नीचे कर लीजिए। ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका, तो यहाँ पर 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए लॉ में। तो ये जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री आपकी 3 ईयर की हो या 5 ईयर की हो, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 ईयर की ड्यूरेशन हो या 5 ईयर की, और उसके साथ साथ 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है,
तो 3 ईयर की या 5 ईयर की आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ 60% मार्क्स आपका लॉ में होना अनिवार्य है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसकी है। ठीक, SC ST के लिए मे बी 55% हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो देखिए, थोड़ा सा वेट करिए, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। SC ST के लिए आई थिंक, ठीक है, SC ST के लिए और जो PWD के लिए होते हैं, ठीक है, PWD इनके लिए 55% मे बी। ठीक है, अभी मैं लास्ट में ये क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मे बी 55% मार्क्स हों। बाकी सबके लिए, चाहे वो UR हो, EWS हो, ठीक है, OBC हो, इस कैटेगरी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए 60% मार्क्स इस बार भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल वेट करिए, हम एक एक चीजें जो भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर हम आपको सिलेबस वगैरह, एज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, टोटल कितनी वैकेंसी होगी वो भी आपको जो एक एक्सपेक्टेड हम बता देंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसी इस बार होगी। 2022 में 54 थी टोटल, 54 वैकेंसी थी। और 2022 से देखिए 2024 खत्म हो गया, नहीं 2 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 25 आ गया है, तो वैकेंसी कितनी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहली चीज़ें आपकी क्लियर हुई कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और ये 55 वाला मे भी है, अभी लास्ट में ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज देखें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इनका। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इनका, एक CBT होगा। CBT का मतलब होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, एक CBT होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये कब होगा, ये आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा थ्रू द एडमिट कार्ड। ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी डेट पहले से अनाउंस कर दी जाएगी। एक इनका हैंड आउट रिलीज होगा, पहले आप फॉर्म भर लोगे, जो भी अभी इनका डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा, देन हम आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे। बट उससे पहले एक हैंड आउट रिलीज होगा, उस हैंड आउट में आपको बताया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम डेट उसमें मेंशन रहेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर एक CBT होगा आपका, और जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें ये डेट अनाउंस कर देंगे और आपको मेल के द्वारा भी जो है ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह जो होगा आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस होता है यही इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रिपेयर है या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है, प्रिपेयर है कि नहीं है, यही चीज हमें को देखना है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगभग बच्चों का होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके 60% मार्क्स नहीं होते हैं, या जिनकी एज नहीं होती, 1-2 साल ज़्यादा हो गई है, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो CBT आपका होना है, ठीक है, वो 2 पेपर में होना है। बहुत केयरफुली आप लोग यहाँ देख लीजिए, एक पेपर 1 होना है, एक पेपर 2 होना है। ठीक है, और दोनों का जो होगा 100 मार्क्स ईच होंगे। ठीक, पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ पर देखिए, पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जनरल नॉलेज होगा आपका, ठीक है, यानी GK होंगे, और जनरल अवेयरनेस होगा। रीजनिंग होगा आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और जनरल इंग्लिश होगा। ठीक है, कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट एंड 4 सब्जेक्ट। तो जो पेपर 1 होगा, उस पेपर 1 में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आने हैं, और ये है जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, और जनरल इंग्लिश। ये पहले पेपर में आपको, ये पहला पेपर आपको देखने को मिलेगा जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड पेपर जो होगा, ये मेरा पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो प्रोफेशनल नॉलेज, जो मेरा डिसिप्लिन है, यानी हमारा जो डिसिप्लिन रिलेटेड है लॉ से, ठीक है, लीगल से हमारा डिसिप्लिन रिलेटेड है। तो जो सेकंड पेपर हमारा होगा, ये होगा प्रोफेशनल नॉलेज से, और यहाँ पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। यानी जो पहला पेपर है हमारा, उसमें भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट से, यानी 1 सब्जेक्ट से आई थिंक 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो स्टूडेंट पहले पेपर दिए हों, ठीक है, वो यहाँ कमेंट में करके बता सकते हैं कि पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ये 4 सब्जेक्ट है,
उनमें कितने प्रश्न जो है देखने को आपको मिले थे, अगर कोई ऐसे जुड़ रहे हैं जो ये बता सकते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड पेपर में जो हमारा लॉ का पेपर होगा, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी 100 क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेंगे पेपर 2 में, ठीक है। और ये क्या करेंगे, कैरी करेंगे 1 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। सीआईएल में एक बहुत अच्छी बात होती है, कोल इंडिया लिमिटेड में, कोल इंडिया लिमिटेड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नॉट नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। अगर आप पूरे पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, पूरे के 200 अटेम्प्ट कर लेते हो, ठीक है, तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ उनके लिए है कि जो काफ़ी गेस से पेपर अपना सही कर लेते हैं। यहाँ पर जो है कोई पेनाल्टी नहीं है। नो मार्क्स विल अवॉर्डेड फॉर द अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, ठीक है। और अगर एरर होता है हिंदी वाले में तो इंग्लिश वाला कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये हर उसमें होता है। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें पता चल गई। पहली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सीबीटी होगा, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। आपका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, सिलेबस क्या होगा ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है आपके लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग जो पेपर होगा, ठीक है, वो कितने मार्क्स पे क्वालिफाई होगा। तो जो सीबीटी होगा, यानी अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 40 मार्क्स ईच पेपर, ठीक है, 40 मार्क्स ईच पेपर आप जो है क्वालिफाई, नहीं पहले पेपर के लिए 40 मार्क्स और नाउ सेकेंड पेपर के लिए भी 40 मार्क्स, ठीक है। ईच पेपर के लिए 40 मार्क्स, ये के लिए 35 मार्क्स, SC ST PW के लिए भी 35 मार्क्स है, यानी एक पेपर के लिए भी 40% मार्क्स, यानी 40% EWS और जनरल के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी सुनकर आप लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर SC ST PW के लिए बात मैं करूँगा, ठीक है। बाकी तो जनरल और यूआर के लिए पूरा पूरा लगेगा। जनरल और ओबीसी के लिए जो फ़ी थी पिछली बार वो 1000 रुपीज़ प्लस जो जीएसटी होता है 180 रुपीज़, वो टोटल होगी 1180, यानी 1180 रुपये टोटल फ़ी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल फ़ी आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 1180 रुपये, जो जनरल और यूआर कैटेगरी और यूबीसी ओबीसी कैटेगरी के जो होंगे, ठीक है। ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों को जो है 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर लिखा है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं या एम्प्लॉई हैं कोल ऑफ इंडिया लिमिटेड के, इट्स सब्सिडरी या एग्जम्प्टेड जो भी हैं, तो इनको जो है पेमेंट अप्लीकेशन फ़ी से एग्जम्प्टेड छूट दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पर इनका फ़ी नहीं लगेगा। SC कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए और जो एक्स सर्विसमैन है या कोल इंडिया लिमिटेड के जो भी एम्प्लॉय हैं, इन सब के लिए क्या है, फ्री है। इन पे फीस एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर फ़ी एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए ये चीज़ें हैं। वैसे एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बाकी SC ST PW के लिए होना चाहिए। तो ये सब कुछ आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ी हो गई। अब हम देखेंगे एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स जिनकी भी है, ठीक है, जनरल, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 30 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स के अंदर अंदर जो ये एज है, ठीक है। और ये काउंट किया जाएगा आई थिंक 1 जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा, ठीक है, 1 जनवरी 2025 से, या मे बी, ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 से भी काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो जिनकी भी एज इन ड्यूरेशन 30 ईयर हो जाएगी वो इस फॉर्म को, एबव हो जाएंगे तो नहीं भर सकते हैं, अगर अंडर होंगे तो वो फॉर्म को भर लेंगे, ठीक है। बाकी ओबीसी के लिए 3 ईयर का जो है एग्जाम्पशन है, छूट है। तो जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे 33 तक के भर सकते हैं। SC ST को 5 ईयर का है, तो जो SC ST कैंडिडेट हैं 35 ईयर्स के जो होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी PWD वाले कैंडिडेट जो हैं अगर यूआर में हैं तो उनको 10 ईयर्स की है, यानी टोटल 40 ईयर्स के वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जो ओबीसी में है नॉन क्रीमिलियर PWD, वो उनका जो होगा 43 तक भर सकते हैं, ठीक है, 43 तक। और SC ST PWD के अगर हैं तो 45 तक भर सकते हैं। ये इनकी पूरी एज यहाँ पर दे दी गई है और ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं, ठीक है। ये 2022 का जो हमारा नोटिफिकेशन है ये सब कुछ वहाँ के हैं, ठीक।
अब हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी, ठीक है, 2022 के लिए वो कितनी गई थी। यहाँ पर हम तो ये वो पीडीएफ है, ठीक है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ है, यहाँ पर देख सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। और ये जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट था ये मार्च 2022 की थी, वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज दी गई है ना, पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज सीबीटी स्कोर दे दिया गया, कौन से कैंडिडेट कितने में जो है क्वालिफाई हुए थे, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ें देख लीजिए। ये 16 नंबर पर है, यहाँ पर देख लीजिए, लीगल का था, एमटी लीगल है, ये कोल इंडिया लिमिटेड का ही है ये, ठीक है। यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ गई थी फाइनल, ठीक है, ये देख लीजिए, 161 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 154, ओबीसी कैटेगरी की जो थी 149, एससी की जो थी 142, एसटी की थी 131। तो ये गई थी कट ऑफ, ठीक है, ये कट ऑफ गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ है आपकी 2022 की, ठीक। ये कट ऑफ है 2022 की, आपको यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो लगभग जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट आपकी कोल इंडिया लिमिटेड एमटी लीगल की, ठीक है, आपको यहाँ पर दे दी गई है। एक स्टूडेंट का ये पूछना था कि एससी एसटी के लिए जो है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें जो 60% मांगा गया है, क्या वहाँ पर कोई छूट है। तो ये मैं अभी कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझसे दोबारा नोटिफिकेशन गो थ्रू करना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पर मेंशन है कि नहीं मेंशन है, थोड़ा मैं ध्यान दे नहीं पाया। तो ये मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो लोग जुड़े हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं 2-3 मिनट आपसे और यहाँ पर बात करूँगा, उसके बाद इसको वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कट ऑफ देख लिया है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अभी जो आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको सिर्फ अभी सितंबर मंथ में आरआरबी जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, उनको 5-6 महीने बाद एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी तुरंत लॉ पास करके आए हैं, ठीक है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी होगी। और दूसरा आईबीपीएस एसओ का जो होगा, ठीक है, नवंबर मंथ में, अक्टूबर लास्ट और नवंबर मंथ में, तो उनको ये देखने को मिलेगा। उससे पहले ये वैकेंसी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पिछली बार 54 थी, ठीक है, सीट जो थी, हाँ सीट के लिए बात कर लेते हैं, कितना अनुमानता आ सकता है। तो 54 तो नहीं आएगी, लेकिन ये 20-25 अप्रॉक्स सीटें रह सकती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि 2 साल में बिल्कुल लोग खाली हो गए, सबका प्रमोशन हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मे बी अप्रॉक्स हम लगा सकते हैं 20-25 तक, ये 10 भी हो सकता है, 10-15 भी हो सकता है, बट इससे ज़्यादा सीटें नहीं रहेंगी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीटें आपको 54 या 50 इस तरह नहीं देखने को मिलेंगी यहाँ पर। आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी जो इस बार देखने को मिल सकती है, वो भी आपको 20-30 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 20-30 वैकेंसी देखने को इस बार आईबीपीएस एसओ की मिल सकती है आपको। अभी जो वैकेंसी आपकी टोटल रिपोर्ट हुई थी, ठीक है, उनमें भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, वैकेंसी उसमें कम हो रही हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उसमें जो बहुत सारे बैंकों ने नॉट रिपोर्ट किया है, ठीक है, वो नेक्स्ट वाले इसमें जो ये आएगा 2025 वाला, 2025-26 का जो आएगा, उसमें वो रिपोर्ट करेंगे उनके लिए, क्योंकि जो नया फाइनेंशियल ईयर होगा उनमें उनको डेटा वगैरह देना होगा, तो उनमें वो रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा, यहाँ पर और भी जो कैंडिडेट होंगे वो एचआर वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह के, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल ये आपकी कट ऑफ थी, ठीक है।
बाकी आपकी क्वेरी कोई हो तो पूछिए, 2-1 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो मॉक होने वाला है वो 11th और 12th जनवरी को होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इस मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी नॉलेज को, अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल गुड हैं आप, फिट फॉर इंटरव्यू हैं या नहीं हैं। ठीक है, या बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी हैं, कुछ अगर ऐसा है तो यहाँ पर सीख सकते हैं। नहीं, कहीं पे भी आप एक मॉक या अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करिए एक। सुनील कुमार, आप किस बैंक की बात कर रहे हैं? आरआरबी की बात कर रहे हैं? देखिए, रिजर्व लिस्ट में जो वैकेंसी रिपोर्ट होती है बहुत तो नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारी बैंकों को तुरंत नीड नहीं हो जाती है, और वैकेंसी जो भी रिपोर्ट होती है वो न्यू ही रिक्रूटमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। एक बात ये भी जान लीजिए, जो न्यू रिक्रूटमेंट आरआरबी का आएगा उसमें बैंक रिपोर्ट करती है। बट एक दो बैंक होंगे जिनको नीड होती है, जिनमें लॉ ऑफिसर का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, या छोड़ देते हैं जो अपनी पोस्ट को, ठीक है, रिज़ाइन कर देते हैं, उनको नीड होती है, देन वो रिपोर्ट कर देते हैं। तो बहुत आप मानकर मत चलिए, एक या दो वैकेंसी आपको रिजर्व लिस्ट में देखने को मे भी मिल सकती है, नहीं ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, मोहित सिंह 55% बता रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इसी का बता रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड एमटी लीगल का। अगर आप बता रहे हैं 55%, ठीक है, तो यही सही होगा। SC ST के लिए 55 होगा। ठीक है, और बाकी ये मैं पिन कमेंट कर दूंगा, तो जो स्टूडेंट को ये जानने का था वो वहाँ पर देख लेंगे। तो रिजर्व लिस्ट के लिए जो है एक से दो वैकेंसी, बहुत जिन भी मतलब बैंक को बहुत तुरंत नीड होगा, ठीक है, वो रिपोर्ट करेंगे। जैसे उन्होंने कहीं, जैसे किसी बैंक में किसी ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, या उन्होंने उस पोस्ट को छोड़ दिया, या उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है, यहाँ पर वैकेंट है, तो वो आरआरबी में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अपनी वैकेंसी को। तो एक और दो से ज़्यादा मत समझिए, एक हो जाए तो बहुत है, नहीं दो। ठीक है, जितने भी बैंक हैं वो सभी बैंक जो है न्यू रिक्रूटमेंट जो आते हैं, ठीक है, उनमें रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वहाँ पे उनको डेटा बना कर भेजना होता है कि हमारे यहाँ कितने लॉ ऑफिसर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा वहाँ पर होता है। तो रिजर्व लिस्ट में जो है मानकर चलिए एक दो वैकेंसी ऐड हो सकती है। बाकी बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जिनकी जो ऑलरेडी हैं, ठीक है, उनके अपने मन का स्टेट नहीं मिला है। ठीक है, जैसे कोई इधर नॉर्थ का है और उसको साउथ में जॉब मिली है, वो दोबारा आरआरबी देता है। ठीक है, अगर उसको बाद में सोचो समझिए कि उससे साउथ में ही फिर से दोबारा अलॉट हो गया है, तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी, तो वो रिजर्विस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिट करेगी। बहुत सारे हैं जिनके मन का स्टेट नहीं मिलता है या मन का प्लेस नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो उसे लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो जितने लोग छोड़ेंगे, ठीक है, वो पोस्ट जो है रिजर्वेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। उनमें क्या होगा कि वो उनको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। तो जो भी रिजर्व लिस्ट में हैं तो उनको यही आप प्रे कर सकते हैं कि 10 to 15 बच्चे तो रहते ही हैं जो दोबारा देते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और उनका जो है मन का या तो प्लेस नहीं है,
और या उनका स्टेट नहीं है, ठीक है। ये 2 रीज़न से वो दोबारा वैकेंसी को जॉइन नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप साउथ में हो, ठीक है, 1 ईयर या 2 ईयर से अगर आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर, ठीक, तो अगर फिर से आप वहाँ पे किसी बैंक को जॉइन करते हो तो ये आपकी जो सीनियरिटी होगी ना वो चली जाएगी, वहाँ से फिर से आप फ्रेशर माने जाओगे और यहाँ पर फिर छोड़ने का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट वगैरह अगर आपने JIB CIB वगैरह पास कर लिया तो इंक्रीमेंट भी आपका लग जाएगा। तो इसीलिए ये होगा कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे वो सीटें रिजर्व लिस्ट में काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। सपोज करिए अगर 10 बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, ठीक, या 5 to 8 बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, उनके मन का स्टेट या प्लेस नहीं मिला, ऑलरेडी वो हैं RRB में, तो ये रिजर्व लिस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। बाकी न्यूली वैकेंसी कोई ऐड रिपोर्ट नहीं करती हैं, वो ना के बराबर मानिए, ठीक है, शून्य के बराबर ही मानकर चलिए। आई होप आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, तो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। जो लोग भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, कोल इंडिया लिमिटेड MT लीगल के लिए जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो इस भर्ती के लिए जो है प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम है आपका, बहुत सारे इसमें चरण नहीं है कि PT है मेंस है, ठीक है। तो कोई बहुत नहीं है कि PT है मेंस है, यहाँ पर सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। की प्रिपरेशन करते हों या जो अभी न्यूली लॉ करके आए हों उनके साथ share कर दीजिएगा, क्योंकि यही, ठीक है, उनके लिए भी बेनिफिट हो सकती है, हो सिलेक्शन हो जाए तो वो आपके लिए कभी आभार